चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो के लिए बेल आइकन को क्लिक करें। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विनय क्लासेज। तो आज हम प्रश्नावली 3.5 प्रश्न 1 को पढ़ेंगे। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो जो सत्य है वो हमें बताना है। लेकिन ये प्रश्न आपको तभी समझ में आएंगे जब आप प्रश्नावली 3 की मेरी सारी वीडियोस देखोगे, और वो सारी वीडियोस आपको मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। और ये जो प्लेलिस्ट है ना, वो आपको इस वीडियो के सबसे लास्ट में मैंने बताया है कैसे मिलेगी। तो आप सबसे लास्ट में एक वीडियो है 30 सेकंड की, वो ज़रूर देखना, आपको पता चल जाएगा कि मेरी वीडियो कैसे मिलेगी। तो देखो, इस प्रश्न को शुरू करते हैं। पहला है कि यदि कोई संख्या 3 से विभाज्य है तो वह 9 से भी विभाज्य होती है। तो ये कथन हमारा असत्य है। क्यों है? क्योंकि 3 का नियम होता है। 3 का नियम क्या है? 3 का रूल हमने पढ़ा था कि जब जो संख्या है, जो हमें संख्या दी हुई है, उसको अगर जोड़ने पर वो 3 के पहाड़े में आती है ना, तो हम उसे क्या कहेंगे कि वो संख्या 3 से पूरी पूरी विभाजित होगी। जैसे मैंने एक संख्या ली 33, ठीक है, 33। तो ये संख्या जोड़ने पर कितना हुआ? 3 और 3 6 हुआ। इन दोनों को आप जोड़ दो, ठीक है। तो 6 में 3 का पूरा पूरा भाग जाता है। 6 जो है वो 3 की टेबल में आता है। फिर 9 का रूल क्या है? 9 का रूल ये है कि संख्याओं को जोड़ने पर वो 9 के पहाड़े में आना चाहिए, 9 की टेबल में आना चाहिए। जैसे मैंने एक संख्या ली 21, ठीक है, या 27 ले लेते हैं। तो इन दोनों को जोड़ने पर कितना आया? 9 आया, और 9 जो है वो 9 की टेबल में आता है। तो ये दोनों रूल्स है इन दोनों के। लेकिन फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि अगर मैं एक संख्या 6 लेता हूँ तो इसमें तो 3 का भाग जाएगा, लेकिन उस संख्या में 9 का भाग नहीं जाएगा। इसलिए हमारा ये कथन क्या हो जाएगा? असत्य। यदि कोई संख्या मैंने कितनी ली? 6, और 6 जो है वो 3 से क्या है? विभाजित है। 6 में 3 का पूरा पूरा भाग जाता है, लेकिन उस संख्या में 9 का भी भाग जाएगा ये कहता है ना, जबकि 9 का भाग इसमें नहीं जा रहा है। तो ये कथन हमारा असत्य हो गया। लेकिन इसका उल्टा यानी बी वाला सत्य होगा। ये उल्टा कहता है कि यदि किसी संख्या में 9 का भाग जाता है यानी 9 से विभाज्य हो, तो वह 3 से भी विभाजित होगी। तो ये कथन हमारा सत्य होगा। बात समझ में आई? क्यों? क्योंकि इसको जोड़ने पर 9 की टेबल आएगी, है ना, 9 की टेबल आएगी, और 9 की टेबल में जितनी भी संख्याएं हैं उन सबको 3 क्या करता है? विभाजित करता है। क्योंकि 9 से बड़ी संख्या आएगी जितनी भी, उसको 3 भी तो विभाजित करेगा, है ना। तो ये पहला तो गलत हो जाएगा, लेकिन दूसरा इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। और इसका कारण इन दोनों के रूल से। सी है कि एक संख्या 18 से विभाजित होती है यदि वह 3 व 6 दोनों से विभाजित होती है। ये कह रहा है कि एक संख्या 18 से विभाजित होगी। कब होगी? जब वो 3 और 6 दोनों से विभाजित हो। तो ये कथन हमारा गलत है। अगर ये उल्टा बोलता, है ना, अगर ये कहता 3 और 6 दोनों से विभाजित है कोई संख्या, तो वो 18 से भी विभाजित होती है, ये सही हो जाता। लेकिन इसने उल्टा बोल दिया। उल्टा बोल दिया कि अगर कोई संख्या, जैसे 18 से कौन कौन डिवाइड होता है, तो 18 की टेबल में आने वाली सब चीज़ें 18 से क्या होती है? डिवाइड होती है। तो मैं 18 की टेबल लिखता हूँ। देखो, 18 एकम 18, 18 दूना 36, 18 त्रिया 54, ठीक है। अब ये कह रहा है कि इस टेबल में आने वाली जो भी संख्या है ना, क्योंकि 18 में 18 का भाग जाएगा, 18 में 36 में 18 का भी भाग जाएगा, और 54 में भी 18 का भाग जाएगा। तो मैं अब 54 को पकड़ रहा हूँ। ये कह रहा है किसी संख्या मैंने क्या मान ली? 54। इसमें किसका भाग जा रहा है? 18 का जा रहा है, पूरा पूरा जा रहा है। 18 त्रिया 54, है ना। अब ये कह रहा है कि अगर इस संख्या में 18 का भाग जा रहा है, इसका मतलब ये है कि इसमें 3 का भाग भी जाएगा और इसमें 6 का भाग भी जाएगा, है ना। तो ये 3 का भाग तो इसमें नहीं जाएगा, आप भाग दे के देख लेना। 6 का भाग जाएगा, जबकि ये कह रहा है कि वो दोनों से विभाजित होती है, जबकि वो दोनों से तो विभाजित हुई नहीं। इसलिए हमारा ये कथन क्या हो गया? असत्य हो गया। लेकिन अब इसका अगर हम उल्टा देखें, अब देखो उल्टा, ये कथन सत्य हो जाएगा कि यदि कोई संख्या 9 व 10 दोनों से विभाजित है, ठीक है, तो मैं वो संख्या मान लो 180 ले लेता हूँ। कितनी ले लेता हूँ? 180, 180 ले लेता हूँ। तो 180 में देखो
9 का भाग भी जाएगा और 180 में 10 का भाग भी जाएगा, आप देख के देखना, है ना। तो उस संख्या में 90 का भाग भी जाएगा। ये कथन हमारा क्या हो गया, सत्य हो गया। आप भाग देख के देखना, बिल्कुल 100% जाएगा, है ना, क्योंकि 9 और 10 को जब हम गुणा करेंगे, 9 और 10 को जब हम गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 90। तो जब ये उल्टा करके पूछे ना तो हमारा वो कथन क्या हो जाता है, सत्य हो जाता है। देखो ये प्रश्न आपको बोरिंग लग रहे होंगे, लेकिन सबसे अच्छे प्रश्न भी यही है, और ये प्रश्न आपको तब तक समझ में नहीं आएंगे जब आप प्रश्नावली 3.1, 3.2, 3.3 और 3.4 नहीं पढ़ोगे, है ना। और समझने भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप कक्षा 10वीं में जो है मेरिट में आना चाहते हो तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी ज़रूरी है। चलो अगला प्रश्न है कि यदि दो संख्याएं सह अभाज्य हो, सह अभाज्य संख्या क्या होती है इसको समझना, है ना। वैसे मैंने 3.4 में बताया है। तो सह अभाज्य संख्या वे संख्या होती है जिनका सार्वगुणनखंड 1 हो। सार्वगुणनखंड जो है वो कितना हो, केवल और केवल 1 नंबर हो, ठीक है। जैसे मान लो मैंने लिया 3, ठीक है, और एक संख्या ली मैंने 4। तो अगर मैं इसके फैक्टर करूं, गुणनखंड करूं, है ना, तो क्या क्या आएंगे कि 1 के पहाड़े में 3 आता है और 3 के पहाड़े में भी 3 आता है। 4 के गुणनखंड करूं तो 1 के पहाड़े में 4 आता है, 2 के पहाड़े में भी 4 आता है और 4 के पहाड़े में भी 4 आता है। लेकिन अब मैं कहूं कि इन दोनों में ऐसी संख्या बताओ जो दोनों में मिलेगी आपको, तो वो क्या है, 1। तो 1 जो है वो 3 और 4 का क्या हो गया, सार्वगुणनखंड हो गया। और इन दोनों संख्याओं को हम क्या कहेंगे, सह अभाज्य संख्या कहेंगे। तो अब ये प्रश्न कहता है कि यदि दो संख्याएं सह अभाज्य हो तो इनमें से कम एक अभाज्य संख्या होगी। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं, ठीक है। अभाज्य संख्या क्या क्या है, 2, 3, हमने पढ़ा था 2, 3, 5, 7, 11, 13, इसके आगे जाने वाली संख्या, ये सारी क्या है, अभाज्य संख्या है। लेकिन अगर मैं 4 और 9 दो संख्या लूं तो ये तो अभाज्य नहीं है ना, ये अभाज्य नहीं है। फिर भी इन दोनों का सार्वगुणनखंड कितना आता है, 1 आता है। तो ये भी अपना कथन क्या हो गया, असत्य हो गया। फिर F है कि 4 से विभाजित सभी संख्या 8 से विभाजित होती है। तो ये भी कथन हमारा गलत होगा। क्यों, क्योंकि ये सेम इसके जैसे, देखो पहले के जैसे, ठीक है, पहले के जैसे ही है। कैसे, देखो तो ये कह रहा है कि कोई संख्या 4 से विभाजित है। अब मान लो वो मैंने संख्या ले ली 12, 12, ठीक है। तो ये संख्या किससे विभाजित है, 4 से विभाजित है। लेकिन क्या 12 8 से विभाजित होगा क्या, तो 12 जो है वो 8 से विभाजित नहीं होगा। लेकिन इसलिए हमारा ये कथन क्या हो गया, असत्य। लेकिन इसका उल्टा देखो, अगर कोई संख्या 8 से विभाजित है तो वह 4 से भी विभाजित होगी, है ना, बिल्कुल होगी। अगर 8 से विभाजित कौन होता है, 16 होता है, ठीक है। तो 16 जो है वो 4 से भी विभाजित होगा। तो 8 की टेबल में आने वाली सारी संख्याएं जो है वो 4 से विभाजित होती है। हमारा जो कथन है वो क्या हो गया, सत्य हो गया। तो नेक्स्ट कथन है, यदि कोई संख्या दो संख्याओं को अलग अलग पूरा विभाजित करती है तो वह उनके योग को भी विभाजित करेगी, पूरा पूरा विभाजित करेगी। तो अब कोई संख्या, जैसे मैंने ले लिया कोई संख्या कौन है, 2 है, दो अलग अलग संख्या, जैसे एक संख्या 4 ले ली और एक संख्या 6 ले ली, ठीक है, अलग अलग पूरा विभाजित करें, यानी 2 जो है वो 4 को भी पूरा पूरा विभाजित करेगी और 6 को भी पूरा पूरा विभाजित करेगी, यानी पूरा पूरा भाग जाएगा। जा रहा है, देखो 2 दूनी 4 और 2 त्रिया 6, है ना, 2 दूनी 4 और 2 त्रिया 6, भाग पूरा पूरा गया। फिर ये कहता है कि यदि वह उनके योग को भी पूरा पूरा विभाजित करे, है ना, तो किन का योग, 4 और 6। तो 4 और 6 को मैं जोड़ूं तो कितना आया, 10। तो 10 में भी आपके 2 का पूरा पूरा भाग जाता है, इसलिए हमारा ये कथन क्या हो गया, सत्य हो गया, ठीक है। अब इसका उल्टा सत्य नहीं है। इसका उल्टा क्या कहता है, देखो कि यदि कोई संख्या दो संख्याओं के योग को पूरा पूरा विभाजित करती है, ठीक है, यदि कोई संख्या,
तो मैंने वो संख्या ले ली, मान लो मैंने एक संख्या ले ली 21, ठीक है। ये किन दो संख्याओं को जोड़ने से बनती है? तो ये 10 और 11, इन दोनों को जोड़ने से बनता है 21। तो फिर कह रहा है कि प्रश्न कह रहा है कि यदि कोई संख्या दो संख्याओं के योग को, तो ये आपका क्या हो गया? योग, ठीक है। यदि कोई संख्या, तो मैं वो मान लेता हूँ 3, ठीक है। तो 3 जो है वो 21 को पूरा पूरा विभाजित करता है। कहने का मतलब 21 में 3 का पूरा पूरा भाग जाता है, 7 त्रिया 21, ठीक है। लेकिन अब क्या कह रहा है? अब कह रहा है तो वह उन दोनों संख्याओं को अलग अलग भी विभाजित करेगी। तो 3 ना तो 10 को विभाजित करता है और 3 ना ही 11 को विभाजित करता है, इसलिए इसका जो उल्टा होता है वो नियम यहाँ अप्लाई नहीं होता है। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न दूसरा है, यहाँ 60 के लिए दो भिन्न भिन्न गुणनखंड वृक्ष दिए हैं, इनमें अज्ञात संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर जो खाली बॉक्स है वो हमें ज्ञात करने हैं, है ना। तो इसको कैसे करते हैं ध्यान से समझना। जैसे मान लो मेरे पास यहाँ पर 60 एक संख्या दी हुई है, ठीक है। तो 60 कब बनेगा? तो ये 6 और 10 दिया, इसका मतलब है कि 60 6 के पहाड़े में भी आता है और 60 10 के पहाड़े में भी आता है, यानी 6 गुणा 10, 10 छंग 60। बात समझ में आई? यानी इन दोनों को गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा? 60 मिलेगा। फिर 6 भी है, तो 6 को दो शाखाओं में बांटा है। अब ये कहता है कि पहली शाखा तो 2 है और दूसरी शाखा आपको बतानी है। तो मैंने कहा कि 6 जो है वो 2 के पहाड़े में आता है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 त्रिया 6, वापस बोलो पहाड़ा, ठीक है। 6, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 त्रिया 6, ठीक है। यानी 2 का पहाड़ा 3 बार बोलने पर कितना आया? 6। तो यहाँ पर 2 का किससे गुणा किया? 6 आया, 3 से। बात समझ में आई, है ना। इसी प्रकार जो 10 है, तो ये पहला तो 5 है, दूसरा पता नहीं, तो 5 का पहाड़ा बोलो, 10 आ जाए। तो देखो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, आ गया 10। तो 5 का पहाड़ा कितनी बार बोलने पर 10 आया? तो 5 का पहाड़ा 2 बार बोलने पर 10 आया, यानी 10 5 के पहाड़े में भी आता है और 10 2 के पहाड़े में भी आता है। इसी प्रकार देखो बी, है ना, जैसे 60 है, 60 है, तो ऐसी दो संख्याओं को गुणा किया कि कितना आ गया? 60 आ गया। तो यहाँ पर 30 है, तो 30 का पहाड़ा बोलो, तो 30 एकम 30, 30 दूना 60, है ना। यानी 30 का पहाड़ा 2 बार बोला तो 60 आया। तो हम कहेंगे यहाँ पर कितना है? 2 है ना, क्योंकि 60 30 के पहाड़े में भी आता है और 60 2 के पहाड़े में भी आता है। या फिर 30 60 को पूरा पूरा भाग जाता है और 2 60 में 2 का भी पूरा पूरा भाग जाता है। अब है 30, तो एक गुणनखंड कितना है? 10 है ना, यानी 10 के पहाड़े में 30 आता है। तो अब 10 का पहाड़ा कितनी बार बोलेंगे तो 30 आएगा? तो देखो 10 एकम 10, 10 दूना 20 और 10 त्रिया 30। कितनी बार बोला? 3 बार। तो यहाँ पर कितना आएगा? 3, ठीक है। फिर आगे यहाँ पर दोनों बॉक्स खाली कर दिए। इसका मतलब यहाँ कौन कौन सी जो संख्या है 2, वो 10 को पूरा पूरा बांटेगी, है ना। तो अब देखो इस प्रश्न में हमें बताना है कि ये कैसे होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना है, ऐसे कौन से पहाड़े हैं, ठीक है, जिनमें 10 आता है, ठीक है। 10 के गुणनखंड बताओ। तो देखो 10 जो है वो 2 के पहाड़े में आता है, 10 किसके पहाड़े में आता है? 5 के पहाड़े में भी आता है और 10 10 के पहाड़े में भी आता है। 10 के गुणनखंड क्या क्या होंगे? 10 जो है वो 2 के पहाड़े में आता है, 10 5 के पहाड़े में भी आता है और 10 10 के पहाड़े में भी आता है। और हमें यहाँ पर 2 गुणनखंड चाहिए, तो एक तो मैं ले लेता हूँ 2 और दूसरा ले लेता हूँ 5। तो 2 पंजे कितना होता है? 10।
तो इस प्रकार से आपको ये प्रश्न करना है। तीसरा प्रश्न है, एक भाज्य संख्या के अभाज्य गुणनखंड में किन गुणनखंडों को सम्मिलित नहीं किया जाता। बहुत मस्त प्रश्न है, ठीक है। तो यहाँ पर इस प्रश्न को समझने के लिए हमें भाज्य और अभाज्य क्या होता है वो समझ में आना चाहिए, और वो मैंने 3.2 में समझाया है ना। तो देखो, एक तो होता है भाज्य और दूसरा होता है अभाज्य। तो भाज्य संख्या वे संख्या है जिसका जो खुद के पहाड़े में भी आए और दूसरों के पहाड़े में भी आए, जैसे 4, ठीक है। तो 4 4 के पहाड़े में भी आता है और 4 2 के पहाड़े में भी आता है, तो ये भाज्य संख्या हुई। जैसे 6 6 6 के पहाड़े में भी आता है और 6 2 और 3 के पहाड़े में भी आता है। तो ऐसी संख्याओं को हम भाज्य संख्या कहते हैं। और अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, कि जिसका खुद का पहाड़ा हो, वो किसी भी पहाड़े में न आए, जैसे 2 3 5 7 11 13 17। तो ये सारी कैसी संख्या है, अभाज्य संख्या है। और 4 6 फिर उसके बाद 8 9 12 14, ये सारी कैसी संख्या है, भाज्य संख्या है। तो जब भाज्य संख्याओं को हमें किस में लिखना है, अभाज्य गुणनखंड यानी गुणे के रूप में लिखना है, तो उसमें कौन से गुणनखंड सम्मिलित नहीं होंगे, ठीक है। तो अब मैंने कोई भी एक भाज्य संख्या ली, जैसे मान लो 6 लिया, ठीक है। मुझे इसको किस में लिखना है, अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है। यानी 6 किस किस के पहाड़े में आता है, तो 6 1 के पहाड़े में आता है, 2 के पहाड़े में भी आता है, 3 के पहाड़े में भी आता है, फिर उसके बाद 6 जो है 6 के पहाड़े में भी आता है। तो ये तो इसके क्या हो गए, गुणनखंड हो गए। क्या हो गए, गुणनखंड हो गए। लेकिन मुझे अब क्या चाहिए, अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड। तो इसमें से अभाज्य संख्या कौन कौन सी है, एक तो है 2 और एक है 3, ये दोनों अभाज्य है। तो 6 कब बनेगा, 2 और 3 को गुणा करने पर, है ना। तो इस प्रश्न में वो कौन सी संख्या नहीं है जो इसके अंदर नहीं आई, तो एक तो इसमें 1 नहीं आएगा, ठीक है। तो भाज्य संख्या के अभाज्य गुणनखंड में ये लाइन लिखने के बाद क्या लिखोगे, कि भाज्य संख्या के अभाज्य गुणनखंड में 1 व स्वयं, स्वयं यानी यहाँ पर कौन, 6, है ना। 1 व स्वयं नहीं आते, नहीं आते, ये इसका उत्तर, ठीक है। आते हैं, ये पूरा लिखना आपको। क्या लिखना है उत्तर, कि भाज्य संख्या के अभाज्य गुणनखंड में 1 तथा वह स्वयं संख्या नहीं आते हैं। तो प्रश्न संख्या 4 है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखिए और उसे अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखिए, ठीक है। तो हमने तीसरी कक्षा में पढ़ा था कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है। तो जब सबसे बड़ी संख्या कहे तो आपको 4 अंकों में 9 9 9 लेना है, 3 अंकों में 9 9 9 लेना है। ये 3 अंक हो गया, ये 4 अंक हो गया। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9 9, है ना। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो 5 बार 9 ले लो, है ना। और अगर सबसे छोटी संख्या बोले कि सबसे छोटी संख्या, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी, तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितनी होगी, 100, ठीक है। अगर 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बोले तो कितना, 1000, यानी 1 लेने के बाद 3 जीरो ले लो तो ये 4 अंक हो जाएंगे। तो ये सबसे छोटी संख्या और ये सबसे बड़ी संख्या, है ना। तो अब हमें 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो गई हमारे पास, 9 9 9। तो हम लिखेंगे 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, 9 9 9 और 9। तो ये आपके 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो गई। अच्छा, अब इसका हमें क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड। तो देखो, अब हमें सीखना है कि अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं। तो पूरे ध्यान से इसको समझना। जैसे अभाज्य संख्या आपको याद करनी पड़ेगी, क्या क्या होती है, 2, फिर उसके बाद 3 5 7 11 13 17 और आगे भी होती है, लेकिन यहाँ तक तो आपको पूरी याद कर लेनी है, ठीक है। अब सबसे पहला काम क्या होगा,
सबसे पहला काम होगा कि आपको एक ऐसी लाइन और ऐसे लाइन खींचनी है। इस बड़ी वाली लाइन में ये संख्या लिखनी है 9, 9, 9 और 9, और इस छोटे वाले खाने में जो है आपको अभाज्य संख्या लिखनी है जिसमें इसका पूरा पूरा भाग जाता हो। तो सबसे पहले हमें किसको देना है, 2 से इसको भाग देना है। अगर 2 का भाग इसमें नहीं जाता पूरा पूरा तो फिर 3 का भाग देना है। 3 का भाग भी पूरा पूरा नहीं जाता तो फिर 5 का भाग देना है। बात समझ में आई? तो अब आपको कैसे पता चलेगा कि इसमें 2 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा, है ना? तो हमने प्रश्नावली 3.3 से 3.4 में भाजकता के नियम सीखे थे, है ना? और उसमें हमने सीखा था कि 2 का भाग किसी संख्या में कब जाता है, जब वो संख्या सम हो। जब वो संख्या क्या हो, सम हो। यानी अगर उस संख्या के पीछे 0, 2, 4, 6 और 8 दिखाई देता है तो वो उस संख्या में किसका भाग जाता है, 2 का पूरा पूरा भाग जाता है। 0 हटा दो, है ना? अगर संख्या के पीछे 2, 4, 6, 8 या 0 भी आए, ठीक है, तो उस संख्या में किसका भाग जाएगा, 2 का जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। तो अब इस संख्या के पीछे 9 है ना? तो इसका मतलब भाग नहीं जाएगा, तो 2 को छोड़ो, भाग देने की जरूरत नहीं है। अब 3 को पकड़ो। अब इसमें कैसे पता चलेगा कि 3 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा? तो अगर इन संख्याओं को जोड़ने पर 3 के पहाड़े में बनता है ना? किसका पहाड़ा बनता है, 3 का पहाड़ा बनता है, तो हम कहेंगे इसमें 3 का भाग जाएगा। तो 9, 9, 9 को जोड़ो, देखो 9, फिर 9, 9 और 9, तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 त्रिया 27, 9 चौक 36, तो इनकी जोड़ कितनी आई, 36। इसको वापस जोड़ दो तो 6 और 3 कितना हो गया, 9। अब क्या 9 3 के पहाड़े में आता है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिया 9 आता है। इसका मतलब इसमें 3 का भाग जाएगा। तो अब यहाँ हम किसको लिखेंगे, 3 को। अब इसका हम भाग करेंगे, क्या करेंगे, भाग। तो 9, 9, 9, 9 में क्या करेंगे, 3 का भाग देंगे। तो देखो 3 त्रिया 9, फिर आगे उतारा 9, 3 त्रिया 9, 0 बचा, फिर आगे उतारा 9, 3 त्रिया 9, है ना, 0 बचा, फिर आगे उतारा 9, 3 त्रिया 9, तो भाग गया 3333 बार। तो जितनी बार भाग गया उसको यहाँ नीचे लिखना है, 3333। अब वापस यहाँ एक लाइन खींचनी है। अब देखना है कि अब इसमें किसका जाएगा। देखो जब 2 का भाग नहीं जाता है तो 2 हटा देते, अपन 2 को छोड़ ही देते, ठीक है। अब 3 का भाग गया था, लेकिन क्या वापस इसमें 3 का भाग जाएगा क्या, ये हमें वापस सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो इनको जोड़ो, 3, 3, 3, 3 को जोड़ो, 3 की टेबल में वो आना चाहिए। तो देखो 3 एकम 3, 3 और 3 6, 6 और 3 9, 9 और 3 12। जब 12 को वापस जोड़ेंगे, 1 और 2 कितना हो गया, 3। तो 3 3 के पहाड़े में आता है, इसका मतलब इसमें 3 का भाग जाएगा। तो अब देंगे, आप भाग देना, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 3 एकम 3, इस प्रकार से एक संख्या आएगी। तो अब 2 का दे दिया, 2 का नहीं जाएगा, 3 का जा रहा है ना। 3 का भी नहीं जाएगा तो 5 का देखेंगे, 5 का भी नहीं जाएगा तो 7 का देखेंगे, 7 का भी नहीं जाएगा तो 11 का देखेंगे, और 11 का भी नहीं जाएगा तो 13 को देखेंगे। तो अब 111 में क्या 3 का भाग जाएगा, वापस चेक करो। तो इनको जोड़ो, 1 2 3 4, इनकी जोड़ कितनी आई, 4। तो 4 3 के टेबल में नहीं आता, इसका मतलब 3 का भाग भी अब नहीं जाएगा, 2 का भी नहीं जाएगा। अच्छा 5 का कैसे चेक करें, 5 का कैसे जाएगा? तो जिस संख्या के पीछे 0 और 5 आता है तो उस संख्या में 5 का भाग जाता है। तो इस संख्या के पीछे ना तो 0 है और ना ही 5 है, इसका मतलब इसमें 5 का भाग भी नहीं जाएगा, तो इसको भी क्रॉस कर दो। अब 7 का भाग, तो एक बार चेक कर लो 7 का भाग देके जाता है या नहीं जाता है। चलो शेषफल नहीं बचना चाहिए ना, तो यहाँ पर 1 में तो 7 का भाग जाएगा नहीं, तो 11 को लेंगे, तो 7 एकम 7, ठीक है। तो पीछे कितना बचा, 4, फिर 1 उतारेंगे, 7 चौक 28, 7 पंजे 35, है ना। सांछंग 42 ज़्यादा हो गया तो 7 बचे 35, तो ये 35 हो गया। अब कितना बचा पीछे, पीछे बचा 6, वापस उतारेंगे 1, फिर 7 नम 63 ज़्यादा हो गया, तो 7 8 56, पीछे कितना बचा, तो पीछे आपके बच गया 5, है ना। तो अब शेष बल क्योंकि हमारा कितना बच गया,
5 बच गया, 0 यहाँ पर नहीं आया, इसका मतलब भाग पूरा पूरा नहीं गया, तो इसका मतलब 7 का भाग भी नहीं जाएगा। तो अब हम 11 का चेक करते हैं, 11 का जाता है या नहीं जाता है। तो देखो 11 का चेक करते हैं। तो 11 एकम 11, पीछे बचा 0, उतारेंगे 1। अब क्योंकि ये संख्या छोटी बन रही है तो अगली संख्या को भी उतारना पड़ेगा। जब 2 एरो नीचे आते हैं तो यहाँ हासिल टूटी 0 लगाना पड़ता है। अब भाग देंगे तो 11 एकम 11। अब भाग पूरा पूरा गया, यानी अब सीधा 11 का भाग जाएगा और कितनी बार जाएगा, 101 बार जाएगा। अब ध्यान रखना ये 101 खुद अभाज्य संख्या है। इसका मतलब है कि 101 केवल 101 के पहाड़े में आता है और किसी भी पहाड़े में नहीं आता है। तो 101 में 101 का ही भाग जाएगा और कितनी बार जाएगा, 101 एकम 101। जब यहाँ नीचे 1 आ जाता है तो अपना अभाज्य गुणनखंड पूरा हो जाता है। तो हमारा जो उत्तर हुआ वो क्या हुआ कि जो 9999 है उसके अभाज्य गुणनखंड क्या क्या है, 3 गुणा 3, 3 गुणा 3 गुणा 11 गुणा 101। यानी इन सबको जब हम गुणा करेंगे तो वापस हमें क्या मिलेगा, 9999। अब ये तो आपकी कैसी संख्या हो गई, ये तो हो गई भाज्य संख्या और ये पूरी आपकी क्या हो गई, अभाज्य संख्या। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, अभाज्य गुणनखंड। अपनी कॉपी में इसको नोट करना, समझ में नहीं आए तो इसको वापस पीछे करके देखना, समझ में जरूर आएगा। प्रश्न 5 है, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखिए और उसे अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। तो अब की बार हमें 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या बतानी है। तो सबसे छोटी संख्या कैसे बताते हैं, तो आप 5 जो है लाइन बना दीजिए छोटी छोटी। ठीक है, 1 2 3 4 5। सबसे लास्ट वाले में आपको क्या करना है, 1 डालना है, बाकी के जितने भी खाने हैं उसमें 0 0 डाल दो। तो ये आपके 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या आ जाएगी। जैसे आपको बोले 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताओ, तो 3 लाइन खींचो, सबसे लास्ट में 1 डाल दो, बाकी को 0 0 कर दो, तो ये 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो जाएगी, है ना। तो अब जो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या है उसका हमें अभाज्य गुणनखंड करना है। तो अभाज्य गुणनखंड का मतलब हो गया कि एक बड़ी लाइन और एक आड़ी लाइन ये आपको खींचनी है। इसमें 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या रखनी है। अब इसमें चेक करना है कि ऐसी कौन कौन सी अभाज्य संख्या है जिसमें इसका भाग पूरा पूरा जाता है। तो सबसे पहली अभाज्य संख्या होती है 2, फिर होती है 3, 5, 7, 11, 13 और 17। यहाँ तक आपको याद रखना है ना। तो सबसे पहले चेक करना है 2 का जाएगा, बिल्कुल जाएगा, क्योंकि 2 का मैंने क्या बताया था कि जिस संख्या के पीछे 0, 2, 4, 6, 8 हो तो उसमें 2 का भाग जाता है, और इसमें पीछे कितना है 0, इसलिए इसमें 2 का भाग जाएगा। अब भाग देते हैं। तो ये छोटा है, इसको बड़ा बनाने के लिए पूरी संख्या ले लो। अब भाग दो, 2 पंजे 10, 10 में से 10 गया 0, अगली संख्या उतारो 0। जब अगली संख्या 0 हो और आगे वाली संख्या भी 0 हो तो फिर आगे की जितनी भी संख्या होती है, कितने 0 है, 3 0, तो ये जो 3 0 है वो इस संख्या के आगे आ जाते हैं। तो इसका जो उत्तर आया वो कितना आया, 5000 आया। ठीक है, तो यहाँ 10,000 में 2 का भाग देने पर कितना आएगा, 5000। अब पीछे वापस 0 आ गया तो वापस किसका भाग जाएगा, 2 का। तो अब 5000 में हम 2 का भाग देंगे। तो देखो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, पीछे बचा 1, अगला संख्या उतारी 0। अब की बार यहाँ 1 है ना, तो अब 2 0 मत उतार देना यहाँ। अब वापस पहाड़ा बोलो, 2 पंजे 10, अब 0 आ गया। अब अगली 0 उतारेंगे तो अगली 0 वापस 0 ही है और वापस 0 ही है, तो यहाँ कितने 0 है, 2 0, वो यहाँ आ जाएंगे। तो वापस 2 का भाग देने पर इसमें कितना आया, 2500 आया। वापस यहाँ पीछे 0 है, इसका मतलब इसमें भी किसका भाग जाएगा, 2 का भाग जाएगा। भाग देंगे तो 2500 में हम वापस 2 का भाग देंगे, तो 2 एकम 2।
यहाँ बचा 0, अगली संख्या उतारेंगे 5, 2 दूनी 4, बचा 1, अगली संख्या उतारेंगे 0, 5 दूनी 10, 10 में से 10 गया 0, अगली संख्या उतारेंगे 0, क्योंकि 0 आ रहा है तो ये वो यहाँ लग जाएगा, तो भाग देंगे तो कितना आएगा 1250। वापस लास्ट में 0 आ रहा है तो वापस इसमें 2 का भाग जाएगा। ठीक है, तो अब 1250 में हम 2 का भाग देंगे तो देखो 1 में तो जाएगा नहीं, तो 12 को लेंगे तो 2 छंग 12। ठीक है, 12 में से 12 गया 0, आगे उतारा 5, 2 दूनी 4, पीछे बचा 1, अगली संख्या उतारेंगे 0, 5 दूनी 10, है ना। तो अब उत्तर कितना आया 625। लेकिन अब की बार जो है पीछे 0 नहीं आया, पीछे आपकी विषम संख्या आ गई, यानी अब इसमें 2 का भाग तो नहीं जाएगा। तो अब इसमें 3 का जाएगा नहीं या जाएगा, तो चेक करते हैं कि भाई इन सबको जोड़ दो, 6 + 2 + 5। अगर इसकी जोड़ 3 के पहाड़े में आती है तो इसमें 3 का भाग जाएगा। तो जोड़ते देखो, 6 और 2 हो गया 8, 8 और 5 कितना हो गया 13, और 13 3 के पहाड़े में नहीं आता, तो 2 का नहीं जाएगा, 3 का नहीं जाएगा, तो अब किसका जाएगा 5 का, 5 का जाएगा, क्योंकि संख्या के पीछे कितना है 5 है। तो जब संख्या के पीछे 5 हो तो उसमें 5 का भाग पूरा पूरा जाता है, तो अब 5 का देते हैं, तो 5 एकम 5, पीछे बचा 1, यहाँ अब उतारेंगे 2, 5 दूनी 10, पीछे बचा 2, अगली संख्या उतारेंगे 5, तो 25 हुआ, 5 25, 25 में से 25 गया 0, उत्तर कितना आया 125। वापस पीछे 5 आया तो इसमें वापस 5 का भाग देंगे, तो अब 125 में हम 5 का भाग देंगे, तो 5 दूनी 10, पीछे बचा 2 और ये 5, 5 25, कितना आया 25। वापस पीछे 5 आया तो वापस 5 का भाग देंगे, 5 25। ठीक है, 5 एकम 5। तो अब लास्ट में 1 आ गया, इसका मतलब हमारा ये उत्तर आ गया है। अब क्या किया हमने, इस 10,000 को, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड में लिखा। तो इसके अभाज्य गुणनखंड क्या क्या है, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, फिर 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। तो ये इसके क्या हो गए, अभाज्य गुणनखंड हो गए। तो प्रश्न 6 है, 1729 के सभी अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए तथा उन्हें आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब 2 क्रमागत अभाज्य संख्याओं में कोई संबंध हो तो बताइए या लिखिए। तो देखो, इस प्रश्न के अंदर पहले तो हमें इसका अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। तो अब यहाँ हमारा प्रश्न है 1729, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसका अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। सबसे पहले 2 का नहीं जाएगा तो 3 का, उसके बाद 5 का, 7 का, 11, 13, 17, 19, है ना। इस प्रकार से हम अभाज्य संख्याओं का भाग देते जाएंगे। अब इसमें 2 का तो भाग नहीं जाएगा, क्योंकि इसके सबसे अंतिम वाली संख्या विषम संख्या है ना। तो अब किसका भाग जाएगा, अब इसमें जाएगा 3 का। अब चेक करते हैं 3 का जाता है या नहीं जाता है। तो 1, 7, 2 और 9 इनको जोड़ो, तो 1 और 7 8, 8 और 2 10, 10 और 9 19। अब इसकी जोड़ 19 आई और 19 3 के पहाड़े में नहीं आता, तो इसका मतलब इसमें ना तो 2 का जाएगा ना ही 3 का जाएगा। अब 5 का भी नहीं जाएगा, क्योंकि इस संख्या के पीछे 5 नहीं है। फिर 7, तो 7 का भी इसमें भाग चेक करते हैं 7 में जाता है या नहीं जाता है। तो 1729, तो देखो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, पीछे बचा 3, अगली संख्या उतारेंगे 2, तो 7 त्रिया 21, 7 चौक 28, है ना, 4 बार जाएगा, पीछे बचा 4, अगली संख्या उतारेंगे 9, तो 7 7 49, गया पूरा पूरा भाग। तो किसका भाग जाएगा, 7 का भाग जाएगा। कितनी बार जाएगा, 247 बार जाएगा। अब इसमें 7 का भाग जाता है या नहीं जाता है, चेक करेंगे वापस। तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 त्रिया 21, पीछे बचा 3 और ये आया 37, और 37 7 के पहाड़े में नहीं आता, यानी अब 7 का भाग भी नहीं जाएगा। 11 का चेक करना है, तो 11 का बहुत सरल है चेक करना। कैसे, देखो 1 7 2 9,
तो आप पीछे से प्लस माइनस करो। प्लस प्लस वाले को जोड़ो तो 9 और 7 हुआ 16, माइनस माइनस वाले को जोड़ो तो हुआ -3। अब 16 और 3 में से घटाओ कितना आया, प्लस का 13 आया। तो 13 में 11 का भाग भी नहीं जाएगा, तो 11 का भाग भी नहीं जाएगा। अब 13 का भाग चेक करते हैं 13 का जाएगा या नहीं जाएगा। तो 247 में 13 का भाग देंगे, 13 एकम 13, एक बार भाग जाएगा, है ना। पीछे कितना बच गया, पीछे आपके बच गया 1 मिनट रुको। तो पीछे कितना बच गया 11 और ये आ गया आपके 7। अब 13 नम कितना होता है, 13 नम 117 होता है ना। तो कितनी बार भाग गया, 19 बार। किसका गया, 13 का गया, कितनी बार गया, 19 बार। तो अब 19 खुद एक अभाज्य संख्या है, तो 19 में 19 का ही भाग जाएगा, है ना। पीछे कितना 19 का 19 में कितनी बार जाएगा, एक बार भाग जाएगा। चलो ये हमारा हो गया अभाज्य गुणनखंड। तो हमें 1729 को अभाज्य गुणनखंड में लिखेंगे तो 7 गुणा 13 गुणा 19, है ना, ये इसके अभाज्य गुणनखंड है। फिर आगे था कि इनको आरोही क्रम में यानी छोटे से बड़े क्रम में व्यवस्थित करो, तो हमने छोटे से बड़े क्रम में व्यवस्थित कर दिया। अब दो क्रमागत अभाज्य संख्याओं में कोई संबंध है क्या, यानी इन तीनों संख्याओं में दो दो में से, इसमें और इसमें, फिर इसमें और इसमें, दो क्रमागत, ठीक है, कोई संबंध दिखता है क्या। तो देखो 13 और 7 को घटाते हैं तो 6 आता है, 19 में से 13 को घटाते हैं तो भी 6 आता है। तो इनमें एक संबंध आया कि दो क्रमागत अभाज्य संख्या का अंतर, अभाज्य संख्या का अंतर कितना है, 6 है। तो ये इसका क्या आ गया, संबंध आ गया। प्रश्न संख्या 7 है, 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल सदैव 6 से विभाज्य होता है। इस कथन को कुछ उदाहरणों की सहायता से स्पष्ट कीजिए। तो हमें 3 संख्या लेनी है, लेकिन वो कैसी होनी चाहिए, क्रमागत होनी चाहिए, यानी क्रमानुसार होनी चाहिए। तो हमारी जो गिनती होती है वह कहाँ से शुरू होती है, 1 से शुरू होती है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे संख्याएं होती है ना। तो अपने को 3 कंटिन्यू संख्या लेनी है, तो हम पहले ये तीनों ले लेते हैं, 1 2 और 3। फिर कहता है इसका गुणनफल, यानी इन सबको गुणा करो, 1 गुणा 2 गुणा 3, इन तीनों का गुणा कितना हुआ, देखो 1 2 2 और 2 त्रिया 6, यानी 2 एकम 2 और 2 त्रिया 6, सीधा गुणा कर सकते हैं, 3 दूनी 6, 6 एकम 6। तो इनका गुणनफल कितना आया, 6। और 6 जो है वो सदैव 6 से विभाजित होता है, यानी जो ये उत्तर आया इसमें 6 का पूरा पूरा भाग जाता है, ठीक है। तो ये एक उदाहरण हो गया। ऐसे हमें कुछ उदाहरण बताने हैं। फिर 3 क्रमागत लेते हैं, फिर अपन लेते हैं 2 से, तो 2 3 और 4 ये तीनों लेते हैं, ठीक है। तो देखो 2 × 3 × 4, तो इनको गुणा करो, 2 त्रिया 6 और 6 चौक 24, है ना। कैसे किया गुणा, पहला 2 का 3 से गुणा किया, 2 त्रिया 6, फिर 6 का 4 से गुणा किया तो 6 चौक 24, ऐसे आप गुणा करना है ना। तो जैसे ही गुणा किया कितना आया, 24। अब ये जो 24 है वो भी किससे विभाजित होगा, 6 से, है ना, 6 चौक 24, आ रहा है ना उत्तर। अब इसके आगे लेते हैं, यानी 3 से स्टार्ट करते हैं, तो 3 के आगे 3 संख्याएं लेनी है, तो 3 4 और 5, ठीक है। तो वो संख्या देखो 3 गुणा 4 गुणा 5, तो देखो 3 चौक 12 और 12 पंजे 60, तो ये आया 60। 60 में भी आपकी किसका भाग जाता है, 6 का भाग जाता है, कितनी बार जाता है, 10 बार जाता है ना। तो इस प्रकार से हमने ये 3 उदाहरण लिया। आप चाहो तो इसके आगे और उदाहरण ले सकते हो, है ना। तो 3 क्रमागत संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो किससे विभाजित होता है, 6 से विभाजित होता है। 8वां प्रश्न है, 2 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 4 से विभाज्य होता है। इसको भी हमें कुछ उदाहरण देकर स्पष्ट करना है। तो यहाँ पर हमें विषम संख्या चाहिए। तो अगर हम यहाँ पर गिनती लिखें तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, फिर 9 और 10, ठीक है। अब इसमें से हमें कौन सी चाहिए, इसमें से चाहिए हमें विषम संख्या। इसमें से हमें क्या चाहिए, विषम संख्या।
और वो क्या होना चाहिए, क्रमागत दो विषम संख्याओं का जो योग है वो 4 से विभाजित होना चाहिए। तो विषम संख्या कौन कौन सी है, देखो यहाँ पर एक तो एक है, एक 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, ये सारी आपके क्या है, विषम संख्या है। अब हमें दो ऐसी संख्या लेनी है और वो भी कैसी लेनी है, क्रमागत लेनी है। तो अपन एक से शुरू करते हैं, ठीक है। तो अपन 1 और 3 ये दोनों विषम है, 1 और 3 लेते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ देखो 1 और 3 दोनों को अब क्या करना है, योग यानी जोड़ना है। तो जोड़ कितनी आई, 4, और वो किससे विभाजित होनी चाहिए, 4 से। तो 4 जो है हमेशा 4 से क्या होता है, विभाजित होता है, 4 एकम 4, गया पूरा पूरा भाग, ठीक है। फिर दो क्रमागत और ले लो। तो अब 3 से चालू करते हैं, 3 और 5 ले लेते हैं। तो अब 3 और 5 को जोड़ने पर कितना आता है, 8, और 8 में भी किसका भाग जाता है, 4 का जाता है, 4 दूनी 8, है ना। तो ये कुछ नियम अपना आप ऑटोमेटिक आपको याद रखने हैं, ये एक गणित का खेल है ना। फिर 5 और अगला विषम संख्या 7, 5 और 7 कितना होता है, 12, 5 + 7 इनको जोड़ने पर आता है 12, में भी आपके 4 का भाग पूरा पूरा जाता है ना। और आगे ले लो 7 और 2 9, है ना। तो 7 + 9 क्या होता है, 7 + 9 होता है 16, और 16 में भी 4 का पूरा पूरा भाग जाता है ना। तो आप जो भी क्रमागत दो विषम संख्याएं लेंगे उसमें जो है 4 का भाग पूरा पूरा जाएगा, है ना। प्रश्न संख्या 9 है, निम्न में से किन व्यंजकों में, यानी ये सब व्यंजक दिए हुए इनमें अभाज्य गुणनखंड किए गए हैं, है ना। तो इसमें हमें बताना है कौन कौन अभाज्य गुणनखंड है और कौन नहीं है। तो इसको करने के लिए हमें दिमाग में पहले ये लाना है कि अभाज्य संख्या कौन कौन सी है। तो अभाज्य संख्या कहाँ से शुरू होती है, 2 से, फिर कितनी होती है, 3, फिर 5, 7, 11, 13, 17, ये सारी आपके क्या है, अभाज्य संख्या है। अब जहाँ गुणे में ये वाली संख्याएं दिखती है तो वहाँ तो अभाज्य गुणनखंड होगा, जहाँ नहीं दिखती है वहाँ अभाज्य गुणनखंड भी नहीं होगा, ठीक है। तो देखो 2 है इसमें, 3 है, फिर क्या आ गया, 4, 4 इसमें नहीं है, इसका मतलब ये अभाज्य गुणनखंड नहीं है। फिर 56 में देखो 1 है, क्या इसमें 1 है, क्या इसमें 1 है और इसमें 1 नहीं है, इसलिए ये भी आपका क्या है, अभाज्य गुणनखंड नहीं है ना। चलो अब अगला देखो सी में देखो 2, 5, 7, तो यहाँ 2 है, 5 है, 7, इसका मतलब ये अभाज्य गुणनखंड है। और डी 2, 3, 9, 2, 3 और 9 इसमें नहीं है, इसका मतलब ये भी अभाज्य गुणनखंड नहीं है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर देखो 1 आ रहा है तो 1 न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है, तो इसको हम राइट कर सकते हैं। वैसे तो 1 नहीं आना चाहिए था, लेकिन आए तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। तो हम कहेंगे बी और डी जो है, बी व सी जो है वो आपके अभाज्य गुणनखंड है, अभाज्य गुणनखंड है। चलो प्रश्न 10 है, बिना भाग किए ज्ञात कीजिए कि क्या 25 110 संख्या जो है वो 45 से विभाज्य है। यानी इस संख्या में 45 का भाग जाता है, ये हमें बिना भाग करके बताना है। आराम से बता सकते हो, देखो कैसे, आपके पास संख्या कितनी है, 25 110, 25,110, है ना। अब इसके पीछे कितना है, 0, 0 का मतलब हो गया कि इसमें 2 का भाग तो पक्का पूरा पूरा जाता है ना। अब और इसमें किसका जाता है, देखो एक तो 2 का भाग जाता है और एक किसका जाता है, 5 का, क्योंकि 5 में भी जिस संख्या के पीछे 0 होता है उसमें भी 5 का भाग पूरा पूरा जाता है। ये सारे नियम हम पढ़ चुके हैं ना। लेकिन यहाँ किसका है, 45 का, तो 45 को भी पकड़ो। देखो 45 कब बनता है, जब 45 तब बनता है जब 5 9 45, यानी 5 और 9 का हम क्या करते हैं, गुणा कराते हैं। 45 कब बनता है, जब हम 5 और 9 को गुणा करते हैं, और ये दोनों जो है वो सह अभाज्य संख्या है ना। यानी इनका जो सार्वगुणनखंड है वो कितना आता है, 1 आता है। अच्छा, अब हमें क्या करना है कि भाई इसमें 5 का भाग भी जाता है और इसमें 9 का भाग भी जाता है ना। तो भाग देकर देखते हैं। तो पहले हम 5 का भाग देते हैं, 5 का भाग करने पर तो 25 110 में आपको 5 का भाग देना है, तो 25, ये हो गया 0, यहाँ आया 1, लेकिन ये संख्या छोटी है ना।
तो अगली संख्या उतारेंगे यानी यहाँ 0 आएगा, है ना। तो ये हो गया 1। अब भाग देंगे तो 5 दूनी 10, पीछे बचा 1 और ये है 0, 5 दूनी 10। अब भाग गया 5 का, तो मेरे पास संख्या क्या आई 5022। अब इसमें तो 5 का भाग जाएगा नहीं जाएगा ना, क्यों? क्योंकि इसके पीछे अब 2 आ गया। तो अब देखो इसमें 9 का भाग जाता है क्या, तो अगर इसकी जोड़ करने पर 9 का पहाड़ा आता है तो इसमें 9 का भाग जाएगा। देखो 5 और 0 5, 5 और 2 7, 7 और 2 9, इसकी जोड़ कितनी आई 9, इसका मतलब इसमें 9 का भाग भी जाता है। तो अब 9 का भाग दो इसमें, तो हम कहेंगे 9 का भाग करने पर, तो 9 का भाग करेंगे तो अब यहाँ 5022 में हम 9 का भाग करेंगे तो देखो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 3 27, 9 चौक 36, 9 पंजे 45, ये आ गया 45 और बचा 5, ये हो गया 2, 9 पंजे 45, है ना। वापस 5 बार ही जाएगा। अब कितना बच गया, तो देखो बच गया 7। अच्छा अब है यहाँ पर 2, तो 8 9 72, है ना। तो 0 कितना आया 558। तो अब आप देखो इसमें 5 का भाग भी जाता है, इसमें 9 का भाग भी जाता है, और 5 और 9 को गुणा करने पर कितना आता है 45 आता है ना। तो अब क्योंकि इस संख्या में यानी 25,110 में 5 व 9 का भाग जाता है इसलिए इसमें 5 × 9 बराबर 45, यानी कि 5 और 9 का गुणा करने पर कितना आया 45, इसलिए इसमें किसका भाग जाएगा 45 का भाग भी जाएगा। ये हमने क्या करा नियम बना दिया, है ना। तो नियम क्या होता है कि अगर दो अलग अलग संख्याओं से किसी संख्या का भाग जाता है तो उन दोनों अलग संख्याओं का गुणा करने पर जो संख्या आएगी उसमें भी उसका पूरा भाग जाएगा, है ना। ये इसका उत्तर है, समझ में आया ना, है ना। चलो हमने क्या किया 45 जो है उसको 2 भागों में टुकड़ा किया, है ना। और वो दोनों ही संख्या कैसी होनी चाहिए सहअभाज्य होनी चाहिए, यानी जिनका सार्वगुणन कितना आए 1 आए। तो वो है 5 और 9, 5 और 9 का गुना करने पर कितना आता है 45 आता है। अब 5 और 9 में अगर इस संख्या में पूरा भाग जाता है तो 45 में भी इसका पूरा भाग जाएगा। 11 प्रश्न है संख्या 18 2 व 3 दोनों से विभाज्य है। यदि 2 गुणा 3 बराबर 6 करते हैं तो भी वो विभाजित होती है। क्या हम कह सकते हैं कि यह संख्या 4 गुणा 6 बराबर 24 से भी विभाज्य होगी? चलो इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। प्रश्न ये कहता है, प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न ये कहता है कि अगर मेरे पास एक संख्या 18 है तो 18 जो है वो 2 से भी भाग जाता है और 18 में जो है 3 का भी पूरा भाग जाता है। कितनी बार गया 2 छंग 18, पीछे बचा 0 और 2 नम 18 और 3 छंग 18, पीछे बचा 0, है ना। तो ये जो 18 है वो 2 से भी विभाजित है और 3 से भी विभाजित है। अब मैं अगर 2 और 3 को गुणा कर दूँ, 2 × 3 को भी क्या कर दूँ गुणा कर दूँ, तो कितना आया 6। तो ये जो संख्या है 18 वो 6 से भी विभाजित होगी, 6 त्रिया 18, है ना। हुई ना विभाजित, है ना। कि अगर कोई दो संख्या जो है वो अलग अलग तरीके से इसको विभाजित करती है तो इन दोनों संख्याओं का गुणा करने पर उस संख्या को क्या करेगी विभाजित करेगी। लेकिन ऐसा कब होगा, जब वो दोनों संख्या सहअभाज्य हो। तो 2 व 3 जो है वो सहअभाज्य है। सहअभाज्य क्या होता है मैंने समझाया है ना। तो अगर सहअभाज्य आपको समझना है तो आपको पिछले के जो भी 3 पॉइंट की शायद 4 प्रश्नावली उसको समझना होगा, है ना। तो 2 और 3 यहाँ पर सहअभाज्य है। अब ये कह रहा है कि क्या हम कह सकते हैं कि यह संख्या 4 × 6 बराबर 24 से भी विभाजित होगी। तो देखो अब हमारी जो भी एक संख्या है, ठीक है, जैसे मान लो मैंने एक संख्या ली 24, है ना। कौन सी संख्या ली 24। तो 24 में आपके 4 का भाग भी जाता है और 24 में आपके 6 का भी पूरा भाग जाता है, ठीक है। लेकिन अगर मैं एक ऐसी संख्या लूँ, मान लो मैंने एक संख्या ली
12, कितनी ली 12, ठीक है 12 ली। तो 12 में 4 का भाग भी जाता है और 12 में जो है वो 6 का भाग भी जाता है, लेकिन 4 और 6 का जब मैं गुणा करूँगा तो कितना आया 24। तो क्या 12 में 24 का भाग भी जाता है? ऐसा संभव ही नहीं है ना। क्यों संभव नहीं है? क्योंकि ये दोनों सह अभाज्य संख्या नहीं है। ये दोनों सह अभाज्य संख्या थी, लेकिन ये दोनों सह अभाज्य संख्या नहीं है। तो हम यहाँ पर सीधा कह सकते हैं कि 18 जो है वो 2 व 3 दोनों से विभाज्य है, दोनों से विभाज्य है, तथा यह 3 2 इंटू 3 बराबर 6 से भी विभाज्य है। विभाज्य होगी क्योंकि 2 व 3 सह अभाज्य संख्या, कैसी संख्या है? सह अभाज्य संख्या है, ठीक है। लेकिन ऐसा 4 गुणा 6 बराबर 24 में संभव नहीं होगा, क्योंकि 4 व 6 सह अभाज्य संख्या नहीं है, ठीक है। प्रश्न 12 है, मैं 4 भिन्न भिन्न अभाज्य गुणनखंडों वाली सबसे छोटी संख्या हूँ, क्या आप मुझे ज्ञात कर सकते हैं? तो देखो अभाज्य संख्या कहाँ से शुरू होती है? 2, फिर कितना 3, फिर अभाज्य संख्या 5, फिर 7, फिर उसके बाद में आपके आता है सीधा 13, 17। ये आपके क्या है? अभाज्य संख्या। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2, है ना। ये आपके सबसे छोटी होती है, सबसे छोटी, ठीक है। इसके बाद इससे बड़ी 3, फिर बड़ी 4, 5 और फिर कितनी है? 7। तो मुझे इसमें से 4 अलग अलग अभाज्य संख्या लेनी है और सबसे छोटी संख्या बनानी है, ठीक है। तो सबसे जो छोटी अभाज्य संख्या है वो 2, ठीक है। फिर इसका गुणा करना है 3 से, फिर गुणा करना है 5 से, फिर गुणा करना है 7 से, और जब सबका गुणा करोगे, है ना, तो गुणा करो, देखो 2 त्रिया 6, 6 पंजा 30, और 30 का फिर 5 से गुणा करो, 30 का फिर किससे? 7 से गुणा करो तो ये 0, 7 त्रिया 21, कितना आया? 210। तो वो सबसे छोटी संख्या जिसे इसको ज्ञात करना है वो कितनी है? 210। तो प्यारे बच्चों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो। थैंक यू। विनय क्लासेज की प्लेलिस्ट के लिए आपको यूट्यूब के सर्च में जाना है, ऊपर लिखना है विनय क्लासेज और सर्च करना है। इसमें आपको मेरा चैनल दिखाई देगा, चैनल में आपको जाना है। इसके बाद में यहाँ पर देखो होम वीडियोज़ और प्लेलिस्ट का ऑप्शन है, तो इस प्रकार से आप मेरी प्लेलिस्ट पा सकते हैं।